पेज नंबर बताएं। 54। चले जरा आप खामोश हो जाए। पेज नंबर 54 वाला क्वेश्चन देखिएगा जरा। कंपनी, अच्छा ये सवाल भी होते जाएंगे साथ साथ हमारे, और साथ हमें अंग्रेजी पढ़ के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आएगी। मेन ये मकसद है। नीचे जवाब तो दिया हुआ है, बंदा किसी ना किसी तरीके से तुक्का शुक्का लगा ही लेता है, लेकिन बेहतर यही है कि क्वेश्चन पढ़ के हमें अंग्रेजी पढ़नी आए। अ कंपनी हैज स्पेयर कैपेसिटी 80,000 आवर्स पर मंथ। मतलब एक कंपनी की जो कैपेसिटी है कोई भी चीज बनाने की, वो 80,000 घंटे है एक महीने में। This means that it has a workforce which could work an extra 80,000 hours if needed. मतलब स्पेयर कैपेसिटी, मतलब जितना वो काम करते हैं वो तो करते ही करते हैं, 80,000 घंटे और भी उनके पास अवेलेबल है अगर कोई उनसे काम करवाना चाहे तो। The company has just won a new contract which required an extra 50,000 hours in the first month. कहता है एक नया काम उन्हें मिला है, नया कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जीता है जहां पर उन्हें 50,000 घंटे पहले महीने चाहिए काम करवाने के लिए। This figure will increase by 5,000 per month. कहता है पहले महीने 50,000 चाहिए, अगले महीने 55,000 चाहिए, फिर 60,000 चाहिए। The company currently has enough raw material to service 300,000 hours of the production of the new contract. कहता है मटेरियल उनके पास 3 लाख घंटे तक काम अगर होता रहे तो इतना का मटेरियल उनके पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब है मटेरियल की कोई कमी नहीं है। आगे वो कहता है द कंपनी करंटली हैज, it does not currently use this material on any other contract. January is the first month of the contract. In what month will the company needed to hire extra labor? In what month, किस महीने एक कंपनी को एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ेगी? 80,000 लेबर पड़ी हुई है। अब वैसे तो अगर ये आप फार्मूला नहीं भी लगाते, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि जिस दिन 80,000 घंटे पूरे हो जाएंगे हमारे, उससे अगले महीने हमें एक्स्ट्रा घंटे चाहिए। अगर हम देखें कि हमें पहले महीने कितने चाहिए, 50,000, फिर उसके बाद नेक्स्ट कितने चाहिए, 55,000 हर महीने, और हमारे पास हर महीने एक्स्ट्रा कितने होते थे, 80,000। हमारे पास हर महीने जो पहले एक्स्ट्रा कैपेसिटी पड़ी होती है वो 80,000 है। इसका मतलब ये हुआ आज हमें 50,000 चाहिए, क्या हमें बाहर से जरूरत है एक्स्ट्रा आवर्स लेने की? जहां पर फरवरी में हमें 55,000 चाहिए, फिर भी नहीं, क्योंकि हमारे पास हर महीने 80,000 एक्स्ट्रा पड़ा होता है। तो जिस दिन हमें 80,000 से ज्यादा चाहिए होंगे उस दिन हम कहेंगे कि इस महीने से आगे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते जिस महीने 80,000 या उससे ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि जो 80,000 है ये SN है या AN है? AN, क्योंकि SN तो होता है ना इन सबका टोटल, लेकिन हमसे तो वो पर मंथ की बात कर रहे हैं, हर एक टर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं A रखूं 50,000, D रखूं 5,000, AN रखूं 80,000 हर महीने की एक्स्ट्रा कैपेसिटी, N मैं फाइंड करूंगा तो इसका मतलब है इस दिन 80,000 घंटे लगेंगे इस महीने। अगर मैं फाइंड करता हूं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, 80,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस N माइनस 1 और D कितना है 5,000। इसको मैंने हल किया तो N इज इक्वल टू आ गया 7। अब 7 का मतलब है हमारा जो 50,000 पड़ा था वो जनवरी में था,
इस 7 का मतलब है 7 महीने तक आप लोगों का 7वें महीने में आपकी रिक्वायरमेंट होगी 80,000 पर मंथ। सॉरी, एन 80,000 क्यों लिया? अब पहले तो मुझे बताएं, आप किस महीने बाहर से हायर करोगे लेबर जिस महीने 80,000 से ज्यादा डिमांड आएगी हर महीने? हमारे पास मंथली 80,000 एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। जनवरी के अंदर आपको कितना आर चाहिए थे? 50,000, और आपके पर मंथ कितने पड़े होते हैं एक्स्ट्रा? 80,000। क्या बाहर से जरूरत पड़ेगी? नहीं। फरवरी में आपको कितने चाहिए? फिर आ जाएगा मार्च में कितने चाहिए होंगे? 60,000। इसी तरह चलते चलते जिस महीने हमें 80,000 चाहिए होंगे उससे अगला महीना हमें एक्स्ट्रा हायर करने पड़ेंगे। इसका मतलब है 80,000 जिस दिन लास्ट आएगी टर्म, उस दिन तक हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत। वो कितने, कौन सी टर्म है वो? 7वें महीने की जरूरत आपकी कितनी है? 80,000, और 6-7 महीने तक 7 N7 है, ये 7वीं टर्म है। 7 तक मतलब ये काफी हो जाएगा। 7वें महीने आपको 80,000 घंटा चाहिए होगा, और 8वें महीने 85,000, और आपके पास अवेलेबल कितना होता है हर महीने? 80,000। तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? इन व्हाट मंथ विल द कंपनी नीड टू हायर एक्स्ट्रा लेबर? किस महीने हमें हर महीने 80,000 स्पेयर कैपेसिटी होती है? 80,000 स्पेयर कैपेसिटी हर महीने की होती है, और आपकी रिक्वायरमेंट थी 50,000 जनवरी में, हर महीने 5,000 बढ़ती है। जिस महीने 80,000 रिक्वायरमेंट है वहां तक काफी है। ये 7वें महीने में 80,000 आएगा। इसका मतलब 80,000 तुम्हारे पास होता है, और 8वें महीने कितना चाहिए होगा? 85। इसका मतलब है आपको अगस्त के अंदर आंसर 8वां महीना या अगस्त का महीना होगा। हमारा जो आंसर होगा वो अगस्त का महीना होगा। आपने रिक्वायरमेंट देखनी होती है। ये क्वेश्चन तो उसने हमें हिंट दिए होते हैं, असल वो चीज जो हमसे पूछेगा हमने उसका जवाब देना है। ओके की बात। अब आगे दूसरा पार्ट देखें। इन व्हाट मंथ विल द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल रन आउट? आपके पास टोटल है कितनी? 3 लाख। कहता है द कंपनी करंटली हैज इनफ रॉ मटेरियल टू सर्विस 300,000 आवर्स ऑफ द प्रोडक्शन। 3 लाख घंटे तक अगर प्रोडक्शन होती रहे तो उतने के लिए आपके पास इनफ इन्वेंट्री है। लेकिन अगर उससे ज्यादा घंटे काम होगा ना तो हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। और सवाल उसने ये पूछा है, बताओ कितने टाइम के बाद स्टॉक हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये जो 3 लाख है, पहले जो 50,000 घंटे में जो इस्तेमाल कर लेंगे, पहले 50,000 घंटा इस्तेमाल करेंगे, फिर 55,000, तो टोटल 1,10 हो गया, 1,5। मतलब अगर मैं ये बात करूं, आपके पास टोटल मटेरियल कितने घंटे का पड़ा हुआ है? ये पर मंथ नहीं है, ये टोटल है। जो 80,000 स्पेयर कैपेसिटी होती थी वो पर मंथ थी। अब आपके पास ये जो पड़ा हुआ है 3 लाख घंटे, ये क्या है? टोटल है। और आपका पहले महीने कितने घंटे आ जाते हैं? 50,000। हर अगले घंटे कितना चेंज आता है हर अगले महीने? तो ये तो कॉमन सेंस से भी हो जाता है। अगर ज्यादा लंबी चौड़ी टर्म्स ना हो ना, देखें अगर ना भी समझ लगे, 50,000 घंटे का मटेरियल है, फिर अगले महीने कितना? ये टोटल 1,5 खत्म हो जाएगा, फिर जब भी इन सब का टोटल 3 लाख आ जाएगा ना, हम कहेंगे कि भाई मटेरियल इतने घंटों का पड़ा था, खत्म हो गया टोटल इसका। और या तो फिर आप इस तरह से फाइंड कर लें। तो ये तो कल हमने फार्मूला भी पढ़ा था, SN इज इक्वल टू N/2 प्लस N-1। SN कितना है? N हमने फाइंड करना है 2A,
1 लाख लिख ले। यस डी को मैं पहले लिखने लगा हूं 5000 इंटू n माइनस, अपने कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर x कर लेते हैं। 4 पॉइंट अच्छा एग्जैक्ट 5 आता है। जो दूसरा मेथड है ना a प्लस an वाला, उसके साथ आता है। अच्छा, अगर आपके पास 5 आंसर आ गया, इसका मतलब है 5 महीने तक, N5 का मतलब है 5 महीनों तक आपका जो स्टॉक है वो काफी है। इसका मतलब है किस महीने में स्टॉक आउट हो जाएगा? छठे महीने में। छठे महीने में आपका 5 महीने तक आपका इनफ स्टॉक है, छठे महीने से आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। 5 हो गया? यस तो 5 महीने तक का स्टॉक आपके पास अवेलेबल। आगे चले, और सवाल बताएं जी। क्या हुआ? 56 पेज नंबर बताए ना। 56 ये बस ये वाला फॉर्म वाला या जी वाला? फॉर्म चलो फॉर्म वाला सवाल देखिएगा 56 पेज पे। अच्छा बातें ना करें ना, या तो आपको सवाल आते हैं और अगर नहीं आते ना तो फिर बातें नहीं करें। A firm agree to hire an employee at the pay rupees 65,000 per month। एक फर्म एग्री होगी है कि 65,000 पर मंथ के हिसाब से वो पे करेगी। एनुअल इंक्रीज इन सैलरी वुड बी 78,000, और हर साल कितनी सैलरी बढ़ेगी? 78,000 एनुअल। ये एनुअल है और ये पर मंथ है। इस बात का ख्याल रखना है, दोनों को एक तरह का होना चाहिए। However, it does not agree to increase the salary after it reach 16,038। 16 अच्छा इसको ना लिखने का एक तरीका भी होता है खास। 65,000 78,000, ये 1638 को 12 पे डिवाइड करें कितना आता है भला? बल्कि 65,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,80,000 अच्छा ये कभी कभी ना इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसका मतलब सुन लें, इसका मतलब होता है पहली सालाना सैलरी आपकी है 7,80,000, हर साल इतना इंक्रीमेंट लगेगा, लेकिन 16,38,000 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब 78,000 हर साल बढ़ती जाएगी ना सैलरी। जिस साल 16,38,000 हो जाएगी बस बढ़ना खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर सैलरी 16,38,000 ही रहेगी। 7 लाख एनुअल सर, एनुअल सारा एनुअल है ना, लेकिन ये 78,000 भी एनुअल इंक्रीमेंट है, ये 16,38,000 भी एनुअल है, ये पर मंथ है, तो इसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सालाना बन गई। तो यूनिट तो एक जैसा होना चाहिए ना। जब हम कंपैरिजन करने लगेंगे तो या तो सारा पर मंथ डाटा हो या सारा फिर एनुअल डाटा हो। अब उसने कहा क्या, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू एम्प्लॉय टू एग्जॉस्ट हिज इंक्रीमेंट, मतलब क्या है किस महीने पे आपका इंक्रीमेंट आना बंद हो जाए। तो बात तो क्लियर होगी, किस साल, मंथ पूछा या साल पूछा है? हाउ लॉन्ग बस उसने पूछा है। तो आप मुझे बताएं कि आपके पहले साल की सैलरी कितनी है? 7,80,000, हर साल कितनी चेंज आएगी? और ये जिस साल 16,38,000 हो जाएगी उसके बाद इंक्रीमेंट। अब जरा पहले ये मुझे बताएं, ये जो 16,38,000 है ये सब सालों का टोटल है या पर ईयर सैलरी है? तो ये फिर टर्म हुई, क्योंकि जो पर मंथ पर ईयर वो तो टर्म्स होती हैं, टोटल तो नहीं है ये। तो AN कितना है हमारे पास? 16 लाख। इसका फार्मूला लगाएंगे, N हमारे पास कितना आएगा? 12। इसका मतलब है 12वें साल तक आपकी सैलरी 78,000 से इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद आपकी 12वें साल की एंट्री कितनी होगी सैलरी? 16,38,000 पर मंथ। फिर 13वें महीने की 13वें साल कितनी होगी? 16,38,000। फिर ये कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसने कहा है कि हर साल 78,000 बढ़ती रहेगी, लेकिन
जब 16,38,000 पर मंथ हो जाएगी ना, पर ईयर, फिर उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक होगी बात? यस। और सवाल बताएं। खत्म या कोई और सवाल है? सॉरी, 50 पे, पेज नंबर 50 पे है। Insert 20 arithmetic means over. कोई नहीं, मैंने चेक भी करना शुरू कर देने हैं। Yes. Okay, business group को मार 50 का ये वाला सवाल। ऊपर है, ऊपर ये वाला है 20 इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 6 4 and 67 कहता है इसके दरमियान। ये भी कोई सवाल था, कोई हाल कि सवाल किसका था? कोई बात नहीं। आपने कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? वैसे उसने लिख भी दिया है A1 A2 A3, ये हमने किया भी था, इस टाइप का क्वेश्चन ना किया भी था। पहली वैल्यू कितनी है? 4 पहली वैल्यू कितनी है? 4। और हमने टोटल कितनी वैल्यूज करनी है? 67। कहता है 4 से 67 के दरमियान में आपने जो वैल्यू निकालनी है, इसमें सारा वैसे हल ही किया हुआ है। देखें, दो वैल्यूज तो 4 और 67 है, Yes, this side और 20 वैल्यूज और ऐड कर देनी है। 22 टोटल वैल्यू कितनी होगी? n इज इक्वल टू 22। आखिरी वैल्यू कितनी है? 67 67। पहली वैल्यू कितनी है? 4 4। दोबारा सुन ले, आपके पास ये तो पता चल गया है ना कि उसने कहा है कि 20 वैल्यूज और ऐड करनी है, किसके दरमियान? 4 और 67 के दरमियान। तो टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? पहली वैल्यू 4 है और आखिरी वैल्यू 67 है। अगर मैं an का फार्मूला लगाऊं a प्लस n माइनस 1d, तो अननोन क्या है? d। an किसके बराबर है? an 67। a कितना है? 4 प्लस 21 d, Yes. 22 माइनस 1। yes अब 67 में से 4 निकाल देंगे, 63 21 डिवाइड कर देंगे। 3 अब हाँ, वैसे सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया? पहली वैल्यू आपके पास 4 है, अगली वैल्यू कितनी आएगी? 7 फिर 10 फिर 30 और इसी तरह से ये आपकी 20 वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, और आखिरी वैल्यू कितनी आएगी? 64, और फिर हमारी वैल्यू अपनी आ जाएगी 60। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएं। अच्छा, डी डायरेक्ट भी आ सकता था। yes 67 कैसे डी का फार्मूला क्या था? A22 माइनस A1 डिवाइड बाय 22 माइनस। और कोई सवाल है तो बताएं, वरना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चलते हैं। बस किसका? पेज नंबर 38 है, 48 पेज नंबर 48। Yes. 6,900. क्वेश्चन नंबर और ऊपर ये वाला। A man buy every month certificates a value exceeding last year by rupees 25. D क्या आ गया? 25 25. In 25th year, the total value of the certificate purchased by him is rupees 7250. ये क्या आ गया? 25th, the total value of the certificate purchased by him. A man buy every month certificate. हर महीने वो एक सर्टिफिकेट खरीदता है और हर महीने 25 रुपए बढ़ जाता है।
जब 25वें साल उसने खरीदा ना, तब उसने कितने का खरीदा था? 7,200। उसने सारे सर्टिफिकेट्स की वैल्यू नहीं बताई, 25वें साल की बताई है। यस 25 में सर। लफ्ज उसने टोटल लिखकर ना आपको परेशान कर दिया है। आगे 25 भी है। 25वें साल की जो उसने परचेज की सर्टिफिकेट की, वो कितनी की? 7,200। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट बॉट बाय हिम इन द 13th। इसका मतलब है 13 A13 हमने फाइंड, A25 कितना है? 725 A plus यहां से A फाइंड हो जाएगा, यस N भी गिवन है, सारा कुछ गिवन है, और A13 में A प्लस 12D। 6950 7 6960 अच्छा 950 अच्छा, आंसर हो जाता है सर। और कोई सवाल है तो बताएं, नहीं है तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चलो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने डेफिनेशन तो पहले पढ़ चुके हैं कि हर अगला नंबर एक कॉमन रेशियो के मल्टीपल या डिवाइड करने से बनता है, मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से बनता है। अगर हम अज्यूम करते हैं, एक वैल्यू कर लेते हैं, अगर यहां पर लिखते हैं 5 एंड सो ऑन, पता कैसे चलता है कि इसमें पहले हम देखते हैं कॉमन रेशियो किसके बराबर। कॉमन रेशियो का मतलब क्या है? कॉमन रेशियो का मतलब है A2 डिवाइडेड बाय या A3 डिवाइडेड बाय A2 या A4 डिवाइडेड बाय, मतलब जो पुराना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो यही है कि कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय उसकी पिछली टर्म, आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगा, और सारे रेशियो आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, वरना नहीं होता। अगर डिफरेंस बराबर आएगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और अगर रेशियो बराबर आएगा तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक होगी बात। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिनल फार्मूला क्या है, भला A2 ओवर A1 होल पावर 1 ओवर 2 माइनस 1, असल R फाइंड करने का ये फार्मूला है। तो हम क्यों लिख देते हैं A2 ओवर A1? क्योंकि ऊपर वाला जो आंसर बन रहा है पावर वाला, वो क्या बन रहा है? 1 ओवर 1, तो 1 ओवर 1 तो 1 होता है, और 1 लिखते नहीं है। अगर इसका फार्मूला मैं ओरिजिनल लिखूं तो क्या बनेगा? A3 ओवर A2 होल पावर 1 ओवर 3 माइनस। तो ओरिजिनल फार्मूला जरूरी नहीं होता कि आप लोग दो कंसेक्टिव टर्म लें। अगर मेरे पास A5 और यानी पहली टर्म 5 और आखिरी टर्म 40 है, तो ये क्या है? A1 और ये क्या है? A4। तो अगर मैं इन दोनों से R फाइंड करना चाहूं तो कैसे फाइंड करूंगा? R इज इक्वल टू A4 ओवर A1 होल पावर 1 ओवर 4 माइनस 40 ओवर 5 पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू। तो असल फार्मूला ये है कि कोई भी टर्म बड़ी टर्म को छोटी टर्म पे डिवाइड कर दे और उसकी पावर लेने 1 ओवर दोनों का डिफरेंस। तो क्योंकि ये इसलिए हम नहीं लिखते क्योंकि जो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस आ रहा होता है ना, वो 1 आ रहा होता है, इसलिए फिर वो लिखते ही नहीं। देखिए असल फार्मूला या तो ये आप याद कर लो कि कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म को आपस में डिवाइड करके, बड़ी डिवाइड बाय छोटी, अमाउंट के लिहाज से नहीं, टर्म के लिहाज से, या फिर इस तरह से दोनों को आपस में डिवाइड करके 1 ओवर उनके नंबर का डिफरेंस। पहले तो एक छोटा सवाल करते हैं ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीजों पे जाते हैं। हमारे पास एक सवाल आ जाता है, सपोज दैट 3
इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा 12, 48, फिर कितना आ जाएगा 196 या 192 एंड सो ऑन। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुझे इसकी 10वीं टर्म फाइंड करके दे, कौन सी टर्म? 10वीं टर्म, तो पता है इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनता होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। क्या फार्मूला बनता है nth टर्म का? ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। तो अगर मुझे चाहिए 10वीं टर्म तो ए 10 किसके बराबर है? ए हमारे पास आ गया 3, पता है आर किसके बराबर आएगा? कोई दो कंसेक्टिव को आपस में डिवाइड कर दे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, या फिर फार्मूला लगा ले। तो ए आर की पावर कितनी आ जाएगी? 9, तो ए कितना है? 3, 4 की पावर 9, कितना आंसर आ गया? कितना? ये 9 कैसे है सर? 10 माइनस 1 78643 7 8 6 4 3 नहीं समझ लगी अभी? क्या बात नहीं समझ लगी? ए कहां से आया? ए तो फर्स्ट टर्म को कहते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। ए एन हमारे पास होगी nth टर्म। ए क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। आर क्या हुआ? कॉमन रेशियो। मैंने तो समझा आपको सब पता है। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अभी तो ये सारा करके आए हैं। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सिर्फ डी की जगह आर आ गया है, बाकी तो सारी वही चीजें हैं। एक और सवाल मुझे कर दे ताकि आइडिया हो जाए। साइज 1000, 9000, 3000 and so on. Find 8th value of geometric progression. हाँ जी, फाइंड करके दें 8वीं वैल्यू इसकी। हो गई? 5.9 cross multiply by 10 raised power 28. नहीं यही है 12.34। अरे तेरी कितनी आ रही है? 11.50. 11.5 12.34। ये बड़े रंग बिरंगे आंसर आ रहे हैं। देखिए आपके पास ए कितना है? आपके पास आर कितना है? 9000 डिवाइडेड बाय साइज 1 बाय नहीं, इसको ना जो पॉइंट के बाद ना आपका आंसर रुके ना तो बेहतर होता है फ्रैक्शन में लिख लिया करो पॉइंट में लिखने के बजाय। तो अब हमारे पास हमें क्या चाहिए? A8। A8 किसके बराबर आएगा? ए आर की पावर 7। ए मेरे पास 23000 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर एज इट इज कैलकुलेटर में पुट करके
अगर सर हम इसको पॉइंट में ले गए तो वो वैल्यू चेंज आदि बेहतर होता है कि आप लोगों ने फ्रैक्शन में लिखा। पॉइंट में तब लिखना जरूर लिख लिया करो जब पॉइंट के बाद आपका आंसर टर्मिनेट हो रहा हो, खत्म हो रहा हो। अब ये सारे सवाल जो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किए हैं ना, सारे के सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी वही सवाल है, मतलब पैटर्न वही है, फार्मूला चेंज। जैसे एक सवाल हमने किया कि अगर मेरे पास थर्ड वैल्यू of geometric progression is 32, 17th value of geometric progression is 54320, find 10th value of geometric progression। तो बताओ ऐसा सवाल हमने किया तो हुआ है, लेकिन वो किस में किया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक। पैटर्न वही है, फार्मूले अपने हैं। नंबर 1, A3 हमारे पास कितना है, पहले तो R फाइंड करो ना। R is equal to A17 over whole power 1 over 17 minus। तो A17 कितना आ रहा है, 54320 54320 divided by 32 whole power 1 over, as it is कैलकुलेटर में ऐड पुट करें आंसर आ जाएगा 1.7। अब और क्या चाहिए, ए कैसे फाइंड किया करते थे, एक टर्म को कोई एक्सपैंड करेंगे, तो करो जरा। A3 हमारे पास कितना आ रहा है, A3 है कितना 32। इसको लिख सकते हैं AR स्क्वायर इज इक्वल टू 32, A into 1.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32, A इज इक्वल टू 32 ओवर 1.7 का स्क्वायर। एज इट इज जाकर पुट करें आंसर आ जाएगा। सॉरी दिल कर रहा था, ए एन का फार्मूला AR की पावर n माइनस 1, 11.0। ए भी आ गया, आर भी आ गया, क्वेश्चन हो गया। हमें क्या चाहिए, A10। फार्मूला लिख लो डायरेक्ट, AR की पावर 9। ए आपने कहा जी 11.07, आर हमने फाइंड किया था 1.7 की पावर 9। हो गया। ये सारे क्वेश्चन उसी तरह के हैं, बस पैटर्न चेंज है। सॉरी आप छुट्टियां करेंगी तो समझ कैसे लगेगी, स्क्वायर से क्या मुराद, 1.70 तो पहले स्क्वायर लिया, नहीं तो आप पहले स्क्वायर लें या बाद में स्क्वायर लें, जवाब तो यही आएगा। अच्छा वैसे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, नहीं तो अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो ज्योमेट्रिक, लेकिन देखिए इस सवाल में पहली बात के कल के सवालों में ये तो पुराने सवाल है। अच्छा ये बोले ना यार एक दफा ना, जिसको परेशानी आ रही है पहले बताए किस किस को परेशानी आ रही है, आपको और आपको आ रही है और किसी को। देखिए अगर आपको, मैंने तो इसलिए इसको कैजुअल लेकर चल रहा हूं कि ये सारे का सारा पिछला पैटर्न है। आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया है, हाँ तो फिर तो कैसे आएगा, आपने भी नहीं की तो पहले वो लेक्चर ले, ठीक है वो लेक्चर मैंने शेयर कर दिए होंगे, वो पहले वो लेक्चर ले फिर ये आपको समझ लगे, ठीक है। ऐसे तो क्योंकि ये सारा पिछला कर रहे हैं,
हाँ जी 1312.7 13 12.7 सर ये देखो तू 1.07 लिख रहा है, 1.7 है। अच्छा नेक्स्ट, अब जरा खामोशी, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा पहले सिंपल को टर्म फाइंड करनी हो या इस फार्मूले की एप्लीकेशन में ना ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ए एन देकर ए देकर आर पूछा जा सकता है, एन पूछा जा सकता है, ए फर्स्ट टर्म पूछी जा सकती है। तो आपने जो इंफॉर्मेशन है पुट करेंगे, बाकी सॉल्व फॉर एक्स भी कर सकते हैं या सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो मेन पैटर्न जिन क्वेश्चंस हैं वो है सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ, आज मैं इसके फार्मूलाज लिखवा देता हूं और मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन आप करके आओ, फिर जैसे ही आप करके आओगे आपको मसाइल आएंगे, फिर इसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फार्मूलाज मैं आपको आज ही लिख देता हूं। इसके 3 फार्मूले बनते हैं। पहले एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ये जो माइनस वन है ना, ये एन में से वन माइनस नहीं हो रहा बल्कि नीचे लिखा हुआ है। ये फार्मूला तब लगता है अगर आपका आर ग्रेटर देन वन, मतलब अगर आर और वन आपस में कंपेयर करो और अगर आर बड़ा आता है तो ये फार्मूला बने। फिर अगर एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर, ये फार्मूला आपने लगाना है इफ आर लेस देन वन। मतलब यह है कि हम आर फाइंड करेंगे, अगर आर का आंसर वन से बड़ा आ जाए तो हम पहले ये फार्मूला लिख देंगे, मतलब आर की पावर एन पहले लिखिए। ऐसा नहीं हो सकता, 1/3 क्या था 0.3, और अगर आर 1 से कम आएगा तो हम ये फार्मूला लिखें। अगर आप एक ही फार्मूला लिखना चाहते हो तो फिर ये फार्मूला लिख लिया करें, आंसर आपका सेम आता है। बट हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है तो हो सकता है वो एमसीक्यूज के अंदर ये पूछ ले हमसे कि आर अगर 1 से बड़ा हो तो क्या फार्मूला है और अगर आर 1 से छोटा हो तो क्या फार्मूला। हाँ जी, आंसर सेम आता है। और आपके पास एस एन इज इक्वल टू एन ए इफ आर इज इक्वल टू 1। अगर R1 होगा ना, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? R1 का मतलब है सारी वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे 5 5 5 5 एंड सो ऑन, तभी R1 आता है। तो अगर सबको प्लस करना है हमने तो सिंपल वैल्यू को NA कर दे तो आपका SN आ जाएगा। फार्मूला लगाओगे तब भी आंसर वही आएगा, यार की जगह 1 लिखोगे ना। उसके बाद एक, चलो वो इनफिनिट सीरीज का फार्मूला मैं कल लिखवा दूंगा। आपने बस काम ये करना है, इसके ना सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन करने हैं, वो मैं निकलवा देता हूं। सेल्फ टेस्ट निकालें जरा, मैं बता देता हूं कि जो क्वेश्चन आपने नहीं करने मैं निकलवा देता हूं। अभी नहीं करना। अच्छा ये आपने अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 13 ये वो है जो नहीं करने। 12 13 14 15 12 13 14 और 30 तक कर लेने हैं बाकी सारे। ये क्वेश्चन नंबर 28 भी निकाल दो, 27 भी निकाल दो।
और बाकी आपने 30 तक कर लेने हैं। ये 5 क्वेश्चन निकाल के, जितने भी 5-6 बनते हैं वो निकाल के, ये आपने सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे सवाल है, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है उसके अंदर। तो कल फिर इसको मजीद डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन का पता है आज का रेट क्या चल रहा है? जितने क्वेश्चन नहीं करोगे हर क्वेश्चन का 10 रुपए। कल मैंने चेक करना है, किसी का घर में रजिस्टर भी नहीं होना चाहिए। 10 रुपये आप देंगे? ये तो कल तू ना करके फिर मैं बताऊं। सर जो स्टेटमेंट वाले हैं वो भी करने हैं, सारे करने हैं।